अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी में तमाम मुसलमान दुनिया मुकम्मल तौर पर मगरबी ताकतों की यलगार के तहत आ चुकी थी। अफ्रीका भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। यूरोपियन ताकतें अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके मुसलमान इलाकों के हिस्से बखरे कर रही थी। उसी जमाने में फ्रांस ने अल्जीरिया पे हमला किया और अल्जीरिया में एक तवील अरसे तक अब्दुल कादिर नामी मुजाहिद ने उनकी मज़ाहमत की। साथ साथ इटालियंस निगाह लगा के बैठे हुए थे तराबलस या बेंगाजी और जो आज का लिबिया कहलाता है इन इलाकों पर। अंग्रेज सूडान की तरफ जा चुके थे जहां पर मेहदी सूडानी उनकी मज़ाहमत कर रहे थे। और इसी तरह उन तमाम मुसलमान इलाकों में जहां मुसलमान रियासतें और हुकूमतें कायम थी, मुसलमानों पर मगरिब इस तरह टूट के गिर रहा था कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ के मफहूम के तहत कि जिस तरह भूखे अपने ख्वान पे अपने खाने पर टूट के गिरते हैं। और उसी हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक मुसलमानों की इज्तिमाई हालत ये थी कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत में इस तरह डूबे हुए थे कि अब इस आजमाइश के दौर से उनको गुजरना था। इस सारी आजमाइश में चंद ऐसे मर्दान खुदागा और खुदा मस्त आजाद मर्द थे कि जिनको इकबाल डिफाइन करता है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। अल्जीरिया में अब्दुल कादिर जो मज़ाहमत कर रहे थे, आपको याद होगा ये वही अब्दुल कादिर हैं जो 1928 में इमाम शामिल से मज़ाहमत कर रहे होते हैं। और इसी दौर में इंडिया में सैयद अहमद शहीद की तहरीक और फिर 1857 में जंग आज़ादी की तहरीक बर्पा होती है। तो 19वीं सदी मजमूई तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश की घड़ी और इसमें साफ नजर आ रहा था साल के उरूज के बाद अब इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई जवाल है। मुगल तकरीबन तबाह हो चुके थे, खिलाफत उस्मानिया भी टूट टूट कर आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रही थी। 1878 में बर्लिन में तमाम यूरोपियन कुव्वतें जमा होती हैं और आपस में फैसले करती हैं कि खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर कर कौन कितना हिस्सा अपने लिए निकालेगा। इस बंदर बांट में इटली को आज के लिबिया का हिस्सा दिया जाता है। जैसे अर्ज किया कि उस जमाने में लिबिया का यह मुल्क नहीं था, यहां के जितने इलाके थे ये खिलाफत उस्मानिया के तहत आया करते थे। यहां पर हुकूमत खिलाफत उस्मानिया के नुमाइंदे की थी, लेकिन उनके मकामी ताउन करने वाली एक बहुत जबरदस्त रूहानी और सियासी तहरीक जो पूरे नॉर्थ अफ्रीका के कई मुमालिक, उसको सानूसी तहरीक कह लेते। सानूसी एक रूहानी सिलसिला था, एक स्पिरिचुअल ऑर्डर था, मगर साथ साथ इनके सियासी रंग, इनमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन, मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ रीजन्स जहां पे ये काम करते थे, ये मुख्तलिफ जाविये कहलाते थे। और मुख्तलिफ सानूसी जावियों के अमीर अपने मरकजी सानूसी अमीर के तहत होकर खिलाफत उस्मानिया के तहादी थे। और सबसे खास बात इनकी ये कि ये तमाम उम्मत के इज्तिहाद, मोहब्बत, प्यार और इत्तेहाद के दाई थे। ये किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों में, तुर्कों में, गैर तुर्कों में, अरबों में, अजमियों में इख्तिलाफ पैदा हो। और मुसलमानों को मुत्तहिद करने के ये सबसे बड़े दाई और एक मजबूत तहरीक की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते थे। 1878 में बर्लिन कांग्रेस के बाद ही इटली अपनी पूरी निगाह लगाकर बैठ गया था कि किसी तरह खिलाफत उस्मानिया के उन हिस्सों पर कब्जा कर ले जैसे आज के लिबिया में वाक़। मगर वो हिम्मत नहीं कर पाए। उनके प्रेस ने कई बरस तक, उनके सियासतदानों ने अपने मुल्क में माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडे का काम किया कि किसी तरह इटालियन कौम को राजी किया जा सके, हुकूमत को राजी किया जा सके कि वो लिबिया पे यलगार करें। देखिए, जिस तरह इराक पर हमला करने से पहले अमेरिका ने एक मैसिव साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की, यानी ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन अपनी कौम पर बहुत जुल्म करता है और अगर बाहर से फौजें हमला करके जाएंगी तो मकामी आबादी उठ खड़ी होगी सद्दाम हुसैन के खिलाफ। फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किया गया और अपनी कौम को यह यकीन दिलाया गया कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर इराक को तबाह ना किया गया तो ये न्यूक्लियर वेपन मगरब के लिए खतरा बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का प्रोपेगेंडा इटालियन प्रेस ने कई बरस किया तुर्कों के खिलाफ, खास तौर पे तुर्कों की उस हुकूमत के खिलाफ कि जो आज के लिबिया के इलाके में कायम थी। ये कहा गया कि तुर्क मकामी अरब आबादी और बर्बर से बहुत जुल्म कर रहे हैं और बर्बरों को इटालियन मदद की जरूरत है ह्यूमन राइट्स के नाम पर, ताकि उनकी इज्जत और आबरू का दिफा किया जाए और जालिम तुर्कों को वहां से निकाला जाए। फिर यह कहा गया कि ये बर्बर जो हैं
الائنسز کر رہے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ، اور یہ یورپینز کے لیے مزاحمت کریٹ کر رہے ہیں، ریزسٹنس دے رہے ہیں، چونکہ الجیریا میں ساتھ ہی ریزسٹنس جاری تھی، عبد القادر وہاں مزاحمت کر رہے تھے، سوڈان میں مزاحمت ہو رہی تھی، کہا گیا کہ یورپین انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ، اور ترک مدد کر رہے ہیں ان تمام بغاوتوں کی، لہٰذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس علاقے پر ہم قبضہ کر لیں۔ ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں منرلز اور نیچرل ریسورسز بہت ہیں، جس طرح عراق کا تیل کے ذخیروں کے بارے میں بہت بات کی گئی، بالکل ایگزیکٹلی ڈٹو وہی پلان تھا، وہی پروپیگنڈا تھا جو اٹالین پریس نے کیا۔ اس زمانے میں 20ویں صدی کا تقریباً آغاز ہو چکا، کئی برس سارے کام میں گزرے، خلاف 20ویں صدی کے شروع میں اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کا تقریباً وجود ہی ختم کر دیا گیا، اور 1923 میں تو خلافت ہی ختم ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اٹالینز نے محسوس کیا کہ اب وقت ان کے پاس متعین ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ جو ٹرکش گیرزن تھا آج کل کے طرابلس اور بنغازی کے علاقوں میں، وہ صرف 4000 ٹرکش سولجرز پہ تھا، اور باقی مقامی عرب، بیڈوین، بربر انفینٹری تھی جو استعمال ہو رہی تھی وہاں پہ۔ اٹالینز نے 1911 کے قریب ایک بہت بڑا نیول ارماڈا لا کر ایک ایمفیبیس لینڈنگ کی اور اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ تاریخ میں ٹرکک اٹالین وارز کہلاتی ہیں، جنگ عظیم اول ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ اس سے کچھ پہلے کا وقت۔ 1911 میں جب اٹالینز نے لینڈنگ کی خلافت عثمانیہ کے ان علاقوں میں جو آج کا لیبیا کہلاتے ہیں، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو، مرد، عورتیں، بچے، ان کو اغوا کر کے بحری جہازوں میں بٹھا کر یہ اپنی طرف لے گئے، اور اس کے بعد دنیا کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ کوئی کہا جاتا ہے کہ یا وہ سلیو ٹریڈ کے طور پہ استعمال ہوئے، ان کو اپنی پلانٹیشنز میں، اپنے آئلینڈز میں استعمال کیا مزدور اور سلیو لیبر کے طور پر، یا مار دیا سزا میں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیبیا میں آج بھی وہ دن 1911 کا کہ جب یہ ایونٹ ہوا تھا بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اٹالینز کو امید یہ تھی کہ جس لمحے وہ لینڈنگ کریں گے، مقامی آبادی ان کا ساتھ دے گی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد، یہ ان کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ہونے والی جنگ طرابلس سے جنگ ٹرپولی کہلاتی ہے۔ مسلمانان ہند، انڈیا اور پاکستان میں مسلمانوں کو شدید انتشار اور بے چینی تھی، تشویش تھی اس بات سے کہ یہ جو کچھ اٹالین خلافت عثمانیہ کے خلاف کر رہے تھے، ایک ایک ڈیولپمنٹ جو اس وقت ہو رہی تھی، اس پر ہند کے مسلمانوں کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ ٹریپولی کی جنگ ہوتی ہے جس میں کمبائنڈ آرمی آف عربز اینڈ ٹرکس، یعنی اختلاف ڈالنے کا جو ان کا خیال تھا کہ عربوں میں اور ترکوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، وہ نہ ہوا، اور ایک کمبائنڈ آرمی نے اٹالینز کہ 20,000 کی لینڈنگ فورس ایک ایک اٹالین تک قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ مشہور جنگ طرابلس ہے کہ جس میں وہ چھوٹی سی بچی فاطمہ بنت عبداللہ مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی بچی کی شہادت پر وہ مشہور نظم اپنی لکھی جو کلیات اقبال میں ہے، جس کا ایک ایسا شعر جس نے پوری قوم کو رلایا تھا کہ فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ ٹریپولی کی جنگ میں بدترین شکست اٹالینز کے لیے ایک ریالٹی چیک تھا۔ ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس، تمام اسیسمنٹس سب غلط تھی، بالکل اسی طرح جس طرح امریکن انویژن جو عراق میں ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ساری اسیسمنٹس غلط ہو جاتی ہیں۔ نہ تو مقامی آبادی امریکن کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اور بلکہ اب ایک ایسی تحریک مزاحمت برپا ہوئی بھی ہے کہ جس نے امریکیوں کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ اٹالینز they were taken by surprise۔ 1 لاکھ کا لشکر بھیجا گیا، اور اس کے بعد تبروک کے مقام پر ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا لشکر تقریباً 28,000 سے ہوتا ہے، جس میں 20,000 عرب اور 8,000 ترک ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک غیر معمولی جنگ اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ ایروپلین استعمال ہوتے ہیں ہاسٹائل انوائرمنٹ میں۔ بامرز کے طور پہ جہازوں کو پہلی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، پہلی دفعہ ہوائی جہاز سے بم ڈراپ کیے جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ آرمرڈ کار استعمال کی جاتی ہے۔ جو ٹیکنالوجی کمپیریزن تھا بٹوین دی اٹالینز اینڈ دی مسلم فورسز، وہ آج کے دور کے حساب سے اگر سمجھ لیجئے کہ ایک سپر پاور کا اور ڈیزرٹ کے بیدوینز کا یہ کمپیریزن تھا۔ مسلمان فوج گو کہ خلافت عثمانیہ کی یہ کالونی یا خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا، لیکن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہاں کوئی ٹیکنالوجی وجود نہیں رکھتی تھی۔ اس جنگ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی طرف سے جس ترک کیپٹن کا نام سامنے آیا، جو دنیا نے اس کو پہلی دفعہ جانا، آگے جا کے وہ ترک ریاست کا بانی بنا جس نے خلافت عثمانیہ کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی، اس کا نام
मुस्तफा कमाल पाशा। देखिए, सानूसी तहरीक की एक गैर मामूली बात ज़हन में रखिएगा। ये वो दौर था कि जब पूरी अरब दुनिया में अंग्रेज ये साजिशें कर रहे थे, यूरोपियंस इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अरबों को तुर्कों के खिलाफ भड़का दिया जाए। हिजाज के इलाके में तो उनको बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मदद से, और हिजाज के अरबों ने, शरीफ मक्का ने अंग्रेजों का इतना साथ दिया और तुर्कों को इस बेदर्दी से कत्ल किया गया हिजाज के इलाके में कि अल्लामा इकबाल ने भी उसी जमाने में बड़े दुख से यह शेर कहा था कि हाशमी बेच रहा है आबरू दीन मुस्तफा, खाक खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। मगर नॉर्थ अफ्रीका में सानूसी तहरीक की वजह से अंग्रेजों की यह साजिश कामयाब नहीं हो पा रही। सानूसियों ने मुकम्मल तौर पर जहाद का ऐलान करके खिलाफत उस्मानिया के साथ अपने आप को जोड़ लिया, और उसके नतीजे में यह हुआ कि तमाम मकामी आबादी खिलाफत उस्मानिया के तहत टर्किश आर्मी के साथ इटालियन से इस तरह लड़ी कि इटालियन लाखों के लश्कर और अपनी पूरी सुपर पावर फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी के बावजूद भी इस छोटे से इलाके पर कब्जा नहीं कर सके और जंग एक स्टेलमेट में चली गई। मगर इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। साइड इफेक्ट यह हुआ कि इटालियन इन्वेजन की वजह से और इस बात से कि तुर्क यहां पर फंस गए थे एक जंग में, बल्कन के इलाके में, बल्कान के इलाके में, जो आज बाल्कन, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया, ये सारे इलाके कहलाते हैं, यहां पर सब के खिलाफ बगावत बर्पा करती थी। देखिए, ये सारी वो फोर्सेस थी कि जिनको मगरिब पहले से तैयार कर रहा था, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया कमजोर हो चुकी थी। उनका मकसद ही यही था, पहली जंग अजीम में उनका गेम प्लान ही यही था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ जो जंग शुरू कराई जाएगी, उस जंग के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना। अब तुर्की के लिए कई महाज खुल चुके थे, खलीफा कमजोर थे, मरकज कमजोर था। एक तरफ वैसे ही इमाम शामिल के इलाकों में जहां इमाम शामिल मजामत कर रहे थे, उनकी मजामत टूट चुकी थी, और रूसी आगे बढ़ते हुए जॉर्जिया, आजरबाईजान और उन तमाम इलाकों, आर्मीनिया, उन तमाम इलाकों पर कब्जा कर चुके थे जो खिलाफत उस्मानिया के थे। तो अपने यूरोपियन साइड से खलीफा और खिलाफत पहले ही नुकसान उठा के इलाके छोड़ चुके थे। दागिस्तान का इलाका रूसियों के पास जा चुका था, सेंट्रल एशिया सारा रूसियों के पास जा चुका था, नॉर्थ अफ्रीका में अंडर प्रेशर थे, खिलाफत अब मुगल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। अब किसी किस्म की कोई उम्मीद खिलाफत उस्मानिया को मिल नहीं सकती थी। नतीजा यह हुआ कि चूंकि यूरोप के जो हंगामे थे वो कॉन्स्टेंटिनोपल के नजदीक थे, यानी दे वर क्लोजर टू टर्किश मेनलैंड, लिहाजा जो रिस्क फैक्टर था टर्क्स के लिए बहुत ज्यादा था कि अगर यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में बगावत हो जाती है तो खिलाफत के मरकज को बजाते खुद अनातोलिया और टर्किश स्टेट को बहुत ज्यादा खतरा पहुंचता। तो फैसला यह किया गया कि अफ्रीकन कैंपेन से ट्रुप्स को विड्रॉ कर लिया जाए और अफ्रीकन कैंपेन सानूसी तहरीक के हवाले कर दी जाए। वक्त के सानूसी अमीर सैयद अहमद शरीफ और बजाते खुद सानूसी तहरीक ये हसनी सैयद थे, और सैयद होने की वजह से पूरी अरब दुनिया में, खुसूसन नॉर्थ अफ्रीका में, इनकी बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम था। इनकी स्पिरिचुअल वैल्यू, इनका निजाम, इनका एक रूहानी सिलसिला, इनके जाविये, इसमें बहुत शौक से बादशाह वक्त से लेकर आम फुकरा और मसाकीन भी शामिल होते, और हसनी सैयदों की, इन सानूसी तहरीक की बहुत ज्यादा वक़्त और इज्जत थी। इनके बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात खिलाफत उस्मानिया और तुर्कों के साथ थे, और ये उम्मत मुस्लिमा के जिस तरह इत्तेहाद के दाई थे, उसकी वजह से जब तुर्कों ने यह फैसला किया कि जिहाद लिबिया में सानूसियों को दे दिया जाए और खिलाफत उस्मानिया के मरकज की तरफ फौजों को समेट लिया जाए, तो सानूसियों ने इससे इत्तफाक किया। बल्कि बाद में आने वाले वक्त में जब पहली जंग अजीम के बाद तुर्कों को शिकस्त होती है, तो खासे अरसे तक सानूसी सैयद अहमद शरीफ मदद करते रहे मुस्तफा कमाल की, इस उम्मीद पर कि शायद मुस्तफा कमाल दोबारा खिलाफत के अहया की कोशिश करेंगे। और जब मुस्तफा कमाल का असल चेहरा इनके सामने आया तो ये सख्त मायूस हुए और दमिश्क में आके आबाद हो गए, और 1933 के करीब आपका इंतकाल होता है।